रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चारू ने अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा था, लेकिन जहाँ सरकार हम दो हमारे दो की मुहिम चलाकर बैठी थी, वहीं चारू और उसके पति कृष्णा के 4 बच्चे थे। लेकिन हमारे चारू और कृष्णा अपने सबसे छोटे बच्चे को यानी चुन्नू को बहुत प्यार करते थे और बाकी की 3 लड़कियां होने की वजह से वो उन पर कम ध्यान देते थे। एक दिन इन सब बातों को देखते हुए चारू का ससुर उन दोनों के कमरे में आकर उन दोनों को कहता है, बहू कृष्णा, तुम दोनों को कितनी बार समझाया है कि अपनी लड़कियों पर भी ध्यान दिया करो। जब देखो चुन्नू के ही आगे पीछे घूमते रहते हो, जैसे मानो कि लड़कियां तो तुमको दिखती ही नहीं है। और बहू, तुम ये मत भूलो कि तुम्हारे 4 बच्चे हैं, आई समझ? हाँ बाबूजी, हम दोनों ये बात अच्छे से जानते हैं। आपको हमें समझाने की जरूरत नहीं है। कौन से माँ बाप अपने बच्चों को ध्यान से नहीं रखते। आप भी ना बेकार में हमको पाठ मत पढ़ाओ। बाबूजी, मेरे बच्चे हैं, मैं देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। आप जाओ और हमें आराम करने दो। आपको तो सारा दिन घर में खाली बैठना है, लेकिन मुझे सुबह उठकर बहुत काम है। अपने बेटे और बहू की ये सब बातें सुनकर बिट्टू उनके कमरे से चला जाता है और अगले दिन जब वो ड्राइंग रूम में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है और चारू उसी कमरे में झाड़ू लगा रही होती है, तो तभी वहाँ उसकी सबसे बड़ी बेटी सिम्मो आकर कहती है, माँ, मुझे ना कॉलेज के लिए बुक लेनी है, वरना मेरी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। मुझे 300 रुपए दे दो। अगर मैंने पढ़ाई शुरू नहीं की तो मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। अरे क्या बुक्स लानी है? यहाँ वैसे ही हम सबका गुजारा इतनी कम तनख्वाह में हो पाना मुश्किल हो पाता है, और तुझे किताबें चाहिए? बहुत हो गई पढ़ाई, अब घर गृहस्थी के पाठ पढ़ और ये सब छोड़, जा जाकर पोछा लगा। चारू इतना कहती ही है कि तभी वहाँ उसका लाडला और आवारा बेटा चुन्नू आकर कहता है, माँ, मुझे दोस्तों के साथ पिक्चर जाना है, 500 रुपए दे दो ना। अरे मेरे लाल, मेरे पर्स में 1000 रुपए रखे हैं, जा निकाल ले और जो बच जाए लाकर दे दियो। माँ, आप मुझे 300 रुपए नहीं दे रही और इसको आपने 1000 रुपए दे दिए। चुपचाप जाकर काम कर, समझी? आई बड़ी, पढ़ लिख कर तू क्या उखाड़ लेगी? बसाना तो तुझे घर ही है ना। इतना कहकर चारू चली जाती है और चुन्नू भी अपनी माँ के पर्स से पैसे लेने चला जाता है। ये सब देखकर बिट्टू को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कुर्ते की जेब से पैसे निकालकर सिम्मो को दे देता है। दिन बीतते हैं। अब कभी चारू अपनी सब बच्चियों से भेदभाव करती तो कभी कृष्णा। ऐसे ही एक दिन कृष्णा अपने घर अपनी कुछ रिपोर्ट्स लेकर आता है और वहीं ड्राइंग रूम में उसकी बीवी, उसके पिता और उसके 4 बच्चे यानी कि सिम्मो, चुन्नू, मुन्नू और किट्टू बैठे होते हैं। और कृष्णा कहता है, चारू, मेरे दिल की हालत ठीक नहीं है। मुझे जल्द ही अपने दिल का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। 1 लाख रुपए चाहिए। अरे बेटा, इस उम्र में ये भगवान मुझे क्या दिन दिखा रहा है। अपने घर वालों को इतना परेशान देखकर उनकी दूसरी बेटी किट्टू कहती है, माँ, पिताजी, बड़ी दीदी और मेरा कॉलेज लगभग खत्म ही हो गया है, तो हम दोनों सोच रहे हैं कि कहीं अच्छी सी नौकरी देखकर काम कर लें और वहाँ से एडवांस लेकर आपका ऑपरेशन करवा दें। अच्छा, अब हमारे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि हम लड़कियों की कमाई खाएंगे। ससुर जी, कृष्णा जी, आप दोनों चिंता मत करो, हमारी एक एफडी है ना, हम वो तोड़ लेते हैं, फिर इलाज आराम से हो जाएगा। अरे ये बात तो बहुत ही बढ़िया है। मैं तो भूल ही गया था। मैं कल ही एफडी तोड़ के पैसे घर ले आता हूँ और फिर अपना इलाज शुरू कर देता हूँ। जिसके बाद सब अपने कमरों में आराम करने चले जाते हैं और उनका सबसे छोटा बेटा चुन्नू अपना स्कूल बंक करके अपने दोस्त के साथ ताश खेलने चला जाता है और वो अपने दोस्त को उसके पिता की एफडी वाली बात भी बता देता है और उसका दोस्त उसे कहता है, क्या चुन्नू 18 साल का होने को आया है, कुछ बड़ा हाथ मार। क्या मतलब तेरा? अरे यार, यहाँ पे एक पास में ना जुए का अड्डा है। अगर हम 10,000 लगाएंगे तो 1 लाख मिलेगा और 1 लाख लाएंगे तो 10 लाख मिलेगा। पर इतने पैसे कहाँ से आएंगे? तू भी ना यार, तूने बताया था ना तेरे पिता ने एफडी से 1 लाख रुपए निकाले हैं। एक काम कर, तू उसे ले आ, आज ही रात को जुआ खेलते हैं। 1 का 10 हो जाएगा तो तू 1 वापस रख दियो। जिसके बाद चुन्नू भी अपने दोस्त साहिल के साथ उसके गलत बहकावे में आ जाता है और घर जाके मौका पाकर अपने पिता के कमरे से 1 लाख रुपए चुरा लेता है और उसे ये सब करते हुए उसकी तीसरी बहन मुन्नू देख लेती है और वो जाकर अपनी बाकी दोनों बहनों को ये बात बताती है। वहीं दूसरी तरफ चुन्नू अपने दोस्त के साथ जुआ खेलने जाता है
और सब पैसे हार जाता है और चिंता में घर आता है, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता। जिसके बाद अगली सुबह कृष्णा और चारू हॉस्पिटल इलाज के लिए निकलने लगते हैं। तो कृष्णा चारू से कहता है, चारू जरा अलमारी से पैसे तो ले आओ, बिना पैसों के इलाज कैसे होगा। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी। इतना बोलकर चारू कमरे में जाती है और जाकर देखती है कि अलमारी से पैसे गायब हैं। ये देखकर वो चिल्लाने लगती है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर बिट्टू, कृष्णा और उसके 4 बच्चे उसके कमरे में आते हैं और कृष्णा पूछता है, क्या हो गया, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो? देखो पूरा परिवार तुमने इकट्ठा कर दिया। अरे तो क्या करूं? देखो यहाँ पैसे नहीं हैं, मतलब किसी ने हमारे पैसे चोरी कर लिए। अरे क्यों मजाक कर रही हो? ऐसे कौन कर सकता है? हमारे घर वालों के अलावा किसी को ये नहीं पता था कि हमारे घर में पैसे हैं। ये सब सुनकर चारू और कृष्णा की तीसरी बेटी मुन्नू कहती है, अरे आपको सबसे पूछने की जरूरत नहीं है पिताजी, मैं ही बता देती हूँ कि ये पैसे किसने चुराए हैं। ये पैसे आपके लाडले चुन्नू ने चुराए हैं। चारू को अपने लड़के पर अंधा विश्वास था कि वो कुछ गलत नहीं कर सकता, इसीलिए वो अपने ही बेटी को थप्पड़ मारकर कहती है, तुझे शर्म नहीं आती अपने ही भाई पर इल्जाम लगाते हुए? उसे क्यों मार रही हो माँ, सच बोलने के लिए? अरे ये पैसे आपके लाडले ने ही चुराए हैं और मुन्नू ने उसे खुद पैसे चुराते देखा। सच्चाई जानकर चारू और कृष्णा को अपनी बच्चियों की बात पर यकीन नहीं होता और वो दोनों ही चुन्नू से सवाल करते हैं, क्या रे, क्या ये सच है? तूने घर से पैसे चुराए हैं? अरे ये जानते हुए चुराए कि उन पैसों की तेरे बाप को कितनी जरूरत थी। अगर वो पैसे मुझे ना मिले और मेरा ऑपरेशन ना हुआ तो मेरी जान भी जा सकती है। बोल अब कुछ। माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दो। मेरे एक दोस्त ने बोला था कि हम उन पैसों से जुआ खेलते हैं। मुझे लगा मैं जीत जाऊंगा तो आपके पैसे वापस लाकर रख दूंगा, लेकिन मैं हार गया। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं अपना इलाज तक करवा सकूं। आप फिक्र मत करिए पिताजी, ये बात मुन्नू ने कल ही बता दी थी कि चुन्नू ने ऐसा किया है, इसीलिए मैंने और किट्टू ने एक बड़ी कंपनी में नौकरी की अर्जी दे दी है और ज्वाइनिंग के बाद एडवांस में पैसा भी मांगा है। कुछ ही दिनों में हमारे बैंक में वो पैसा आ जाएगा, फिर आपका ऑपरेशन करवा देंगे। ये सब कुछ होते देखकर बिट्टू को ये एहसास होता है कि उसे एक और बार अपनी बेटी और बहू को समझाना चाहिए। जिसके बाद वो उन दोनों से कहता है, देखा बेटा, देखा बहू, कितना फर्क है बेटा और बेटियों में। एक तरफ तेरी बेटियां हैं जिन्होंने तेरी खातिर नौकरी वालों से एडवांस की बात की और नौकरी करनी चाहिए, और एक तरफ तेरा बेटा है जिसने अपनी बाप की जान का खतरा भूलकर अपने बाप की जमा पूंजी से जुआ खेल लिया। अब अगर अब भी तुमको अपनी बेटियों की कदर करनी नहीं आती तो तुम माँ बाप कहलाने के लायक नहीं हो। ये सब कुछ सुनकर चारू और कृष्णा को भी एहसास होता है कि जिन बच्चियों को वो दुत्कारते रहे उनको उनकी कितनी चिंता है, और उस दिन के बाद से वो लड़के लड़कियों में भेदभाव करना छोड़ देते हैं। और उस दिन के बाद से चुन्नू भी आवारागर्दी छोड़कर अपना ध्यान पढ़ाई में लगाता है। मंजू एक बहुत ही समझदार और खुले मिजाज की लड़की थी। वो दिल्ली में अपने माता सौम्या और पिता राकेश के साथ रहा करती थी। मंजू को जीन्स पहनने का बहुत ही ज्यादा शौक था। उसके पास इतनी ज्यादा जीन्स थी कि जब भी वो अपना कबर्ड खोलती तो उसकी सारी जीन्स बाहर गिर जाती। ऐसे ही समय के साथ उसकी कुछ जीन्स पुरानी हो जाती हैं। इसीलिए मंजू मार्केट से नई जीन्स लेने का सोचती है और अपनी माँ से बोलती है, मम्मी मैं मार्केट जा रही हूँ। अरे क्यों जा रही है तू? मम्मी वो जो मेरी पहले वाली जीन्स है ना यार, वो मुझे टाइट हो गई है, एक भी नहीं आ रही है, इसीलिए ना मैं मार्केट जा रही हूँ नई जीन्स लेने। पहले तो मुझे ये बता कि तू जा कहाँ रही है जीन्स लेने? मम्मी वो फेमस मार्केट है ना जहाँ पर सस्ती सस्ती जीन्स मिलती है, वहीं पर जा रही हूँ लेने। हाय हाय, तू फिर से पहले की तरह कटी फटी जीन्स लेकर आएगी और वो 2 दिन नहीं चलेगी, तीसरे दिन चीथड़े उड़ जाते हैं उसके। तो क्या हो गया मम्मी, कौन सा महंगी जीन्स लेकर आ रही हूँ? आपको तो पता ही है मैं जीन्स में कितनी कूल लगती हूँ। कुछ देर में मंजू मार्केट पहुँच जाती है
और मंजू अलग अलग जगह से मार्केट में 50 रुपए वाली, तो कोई 100 रुपए वाली, तो कोई 150 वाली बहुत सारी सस्ती जीन्स खरीद लेती है और अपने घर ले आती है। ऐसे ही एक दिन मंजू को पार्टी में जाना होता है और वो अपनी न्यू जीन्स में से एक फटी हुई न्यू डिजाइन की जीन्स और क्रॉप टॉप पहनकर चली जाती है। मंजू बाहर जाते ही सभी लोग उसको घूरना शुरू कर देते हैं और बातें बनाते हैं, लेकिन मंजू सबको इग्नोर करके अपनी पार्टी में चली जाती है। पार्टी में मंजू बहुत बोर हो रही होती है कि तभी उसे इंदर नाम का एक गुड लुकिंग डैशिंग सा लड़का मिलता है, जिसके पास जाकर वो उससे बात करने लगती है। हाय हैंडसम। हेलो ब्यूटीफुल। वो क्या है ना कि मैं पार्टी में बोर हो रही हूँ, क्या आप मेरे साथ डांस करोगे? या श्योर। तो चलो फिर। ऐसे ही दोनों बहुत देर तक डांस करते हैं और फिर थक कर कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। तभी दोनों की बातचीत एक बार फिर से शुरू होती है। वैसे प्लीज डोंट माइंड, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? आई मीन इतनी सुंदर लड़की का बॉयफ्रेंड तो जरूरी होगा। नहीं यार, आई हैव नो बॉयफ्रेंड। तो फिर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो, क्योंकि तुम भी अकेली हो और मैं तो कब से ही अकेला हूँ। अच्छा जी, पहले इम्प्रेस तो करो, फिर देखते हैं बॉयफ्रेंड बनते हो या उल्लू। अच्छा ऐसा क्या? तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? हाँ, यही समझ लो। अगले 24 घंटे में अगर तुमने मेरा दिल जीत लिया तो समझ लो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने का टिकट मिल गया। अब देखते जाओ तुम बस। कुछ घंटे यूं ही बीत जाते हैं। मंजू इंदर के साथ बोटिंग पर आई होती है। कभी इंदर उसको पार्क ले जाता, कभी गाना सुनाता, लेकिन मंजू अभी तक उससे इम्प्रेस नहीं हुई थी। इंदर लास्ट ट्राई करता है और उसे कैंडल लाइट डिनर पर ले जाता है। तभी इंदर चेयर खींचकर मंजू को बिठा देता है और कुछ लाइंस शायरी के साथ बोलता है। अरे तू मुस्कुराती रहे इस तरह, मैं तेरा जी भरकर दीदार करूंगा। तू प्यार से भले ही इनकार कर दे, पर मैं तुझसे ही प्यार करूंगा। ओहो, तो जनाब मुझे इम्प्रेस करने के लिए शायर भी बन गए। अरे ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखती जाओ मैंने तुम्हारे लिए कितने सरप्राइज प्लान किए हुए हैं जाने मन। अच्छा दिखाओ। ये लो गिफ्ट, और अब जल्दी से इसे ओपन करो। ओ यार वाओ, तुम्हें कैसे पता कि मुझे जीन्स पहनना इतना पसंद है? वो क्या है ना कि मुझे लड़कियों की पसंद के बारे में कुछ ज्यादा ही नॉलेज है। अब जल्दी जाओ और चेंज करके जल्दी से आओ। थोड़ी देर में मंजू इंदर का दिया हुआ गिफ्ट पहनकर बाहर आती है। यार बड़ी मस्त लग रही हो। ये जो निगाहों से हमारे दिल को हलाल करते हो, करते तो वैसे जुर्म हो, लेकिन कमाल करती हो। वैसे मंजू, अब तो तुम मुझसे इम्प्रेस हो गई ना? ना अभी नहीं, पहले ढंग से प्रपोज तो करो। मोहब्बत के लिए दिल, दिल के लिए आप, आपके लिए हम, हमारे लिए आप। आई लव यू माई स्वीट हार्ट। हाय, आई लव यू टू। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और दोनों एक दूसरे के बेहद ही करीब आ जाते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। दोनों अपनी फैमिलीज में ये बात अपने अपने घर वालों को बता देते हैं। दोनों के ही घर वाले शादी का रिश्ता तय कर देते हैं और कुछ ही दिनों बाद बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हो जाती है। मंजू अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बहुत ही अच्छे से निभाती है, पर वो शादी के बाद भी जीन्स पहनना बिल्कुल नहीं छोड़ती थी। ऐसे ही एक दिन मंजू फिर से जीन्स पहन लेती है। तभी उसकी सास अंजना उससे बोलती है, अरे तो फिर आ गई मेरे सामने ये फटी कटी जीन्स पहनकर। आए राम, अरे कोई तो समझाओ इस पागल लड़की को कि ससुराल में लड़कियां साड़ी पहनती हैं, जीन्स नहीं। मम्मी जी आप किस जमाने से हैं? आजकल की लड़कियां तो शादी के बाद शॉर्ट्स भी पहनती हैं। मैंने तो सिर्फ जीन्स ही डाली है। अरे याद रख, अगर कल से तूने ये जीन्स पहना ना तो काट डालूंगी तेरे जींसों को। पर मम्मी जी जीन्स में दिक्कत ही क्या है? इट्स फैशन ना।
देख, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया कि कल से तुझे कोई जींस नहीं पहनना, समझ गई? अब जा यहाँ से, जाकर घर का सारा काम कर। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। मंजू जीन्स पहनकर घर के सारे काम नहीं कर पाती, लेकिन मंजू तब भी जीन्स पहनना नहीं छोड़ पाती थी। वो मार्केट जाकर और सस्ती से सस्ती जीन्स खरीदकर ले आया करती थी। लेकिन इस बार मंजू डिस्काउंट के चक्कर में बहुत ही खराब क्वालिटी की जीन्स खरीदकर ले आती है। ऐसे ही अगले दिन अंजना अपनी बहू को बाजार से सब्जी लाने को बोलती है। मंजू अपनी हाल ही की खरीदी हुई जीन्स पहनकर मार्केट चली जाती है और अचानक से मंजू को चलते चलते फटने की आवाज सी आती है, पर मंजू उस समय उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। जैसे ही मंजू सब्जी लेने के लिए नीचे झुकती है, फिर से दोबारा उसे कुछ फटने की आवाज आती है और मंजू अपनी चारों तरफ देखती है। उसे कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब लोगों को खुद पर वो हंसता हुआ देखती है तो मंजू को दिखाई देता है कि उसकी जीन्स दोनों तरफ साइड की जगह से फट चुकी है और अब मंजू भरी मार्केट में शर्म से लाल हो जाती है और रोते हुए सीधे अपने घर चली जाती है। तभी उसकी सास उसे रोता हुआ घर में आते हुए देख लेती है और बोलती है, कहा था ना तुझे कि छोड़ दे ये जींस विंस पहनना, लेकिन तुझे मानना तो है नहीं। अब पहन। मम्मी जी, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी बात नहीं मानी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे तुझे जींस पहनने से मना नहीं किया मैंने, पर पहनना ही है तो कम से कम अच्छी क्वालिटी की जींस तो पहन। ये सस्ती फटी कटी पता नहीं कहाँ से बाजारों से उठा के ले आती है। मम्मी जी मुझे अब सब समझ आ गया है, अब मैं ऐसी घटिया क्वालिटी की जीन्स कभी नहीं पहनूंगी, बल्कि आपकी दी हुई अच्छी और महंगी साड़ियाँ पहनूंगी जो टिकाऊ भी रहेंगी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और मंजू अपनी सास की सारी बातें मन लगाकर मानने लगती है और अपनी सास और अपने पति का खूब ख्याल रखती है। साथ ही मंजू अब जीन्स छोड़कर साड़ी पहनना शुरू कर देती है और उसका ये अवतार देखकर उसकी सास और पति दोनों ही हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद सभी मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। ज्योतिका की मुलाकात वीरेन से इंस्टाग्राम के जरिए होती है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगते हैं और शादी करने का फैसला लेते हैं। कुछ ही समय के बाद दोनों अपने अपने घर वालों को शादी की बातचीत करने के लिए एक होटल में मिलवाने ले जाते हैं। दोनों के घर वालों को ज्योतिका और वीरेन एक दूसरे के लिए पसंद आ जाते हैं। तभी वीरेन की माँ अंजना ज्योतिका की माँ शिल्पा से बोलती है, शादी तो बड़े धूमधाम से होगी इनकी, आखिर मेरा इकलौता बेटा जो है वीरेन। जी हमारी भी एक ही बेटी है, शहर का सबसे बढ़िया बैंकेट हॉल बुक करेंगे हम तो। पर आप तो जानती ही हैं कि 10 बजे के बाद नाच गाना नहीं हो सकता, शहर के डीएम का ऑर्डर है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। कुछ ही दिनों में उनके घर वाले उनकी सगाई करवा देते हैं। पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है। शादी वाले दिन भी आलीशान तरीके से मैरिज हॉल को सजाया जाता है। सभी मेहमान और दूल्हा दुल्हन भी बहुत खुश होते हैं कि अचानक उनकी शादी में वहाँ के शहर का डीएम पुलिस वालों के साथ आकर उन दोनों की शादी को रुकवा देता है और वहाँ के पुजारी को थप्पड़ मारते हुए सभी लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश देता है। तभी डीएम से वीरेन की माँ अंजना बोलती है, आप शादी कैसे रुकवा सकते हैं, हमारे पास परमिशन लेटर है। 10 बजे के बाद कोई परमिशन लेटर काम नहीं करेगा। आपको नहीं पता 10 बजे के बाद शहर में गाना बजाना मना है। अरे अब ये भी कोई बात हुई, शादी में नाच गाना भी ना हो, हम क्या किसी की मैयत में आए हैं। ज्यादा बोलिए मत और अभी के अभी ये हॉल खाली कर दीजिए, वरना तुम सबको जेल में डाल दूंगा। आपको जो करना है कर लो, शादी है तो गाना बजाना तो होगा ही होगा। ज्योतिका और वीरेन को और बाकी सभी मेहमानों को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। साथ ही डीएम की बदसलूकी का वीडियो जो कि शिल्पा ने छुपकर रिकॉर्ड किया होता है, वो उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है।
धीरे धीरे वो वीडियो हर सोशल मीडिया साइट पर वायरल हो जाता है और डीएम को ऐसे बदसलूकी के लिए उसे सस्पेंड कर दिया जाता है और सभी मेहमानों को पुलिस स्टेशन से रिहा करवा दिया जाता है। जिसके बाद अगली सुबह ज्योतिका वीरेन को फोन करती है और उससे बोलती है, हेलो वीरेन, यार जो भी हुआ ना वो नहीं होना चाहिए था। सच में हमारी जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट खराब हो गया। खैर सब ठीक तो है ना? खाना खाया सबने? क्या खाना अच्छा लगेगा यार, शादी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, सब स्पॉइल्ड हो गया यार। देखो अब गुस्सा मत करो, जो होना था वो हो गया ना। और कहते हैं ना कि हमारे कर्मों का फल हमें इसी जन्म में ही मिल जाता है, तो उस डीएम को भी मिल गया। अब तुम प्लीज अपना और सबका बहुत ज्यादा ख्याल रखना। समझ गया, ज्यादा साइड लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही दोनों कुछ देर तक बातें करते हैं और फिर अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ ही महीनों के बाद दोनों मिलकर कोर्ट मैरिज करके शादी के बंधन में बंध जाते हैं। ज्योतिका अपने ससुराल आती है और एक अच्छी बहू की तरह ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। तो वहीं सुहागरात की रात पर वीरेन ज्योतिका के लिए एक बड़े ही रोमांटिक तरीके से पूरे कमरे को डेकोरेट करता है। तो वहीं ज्योतिका भी एक बहुत ही हॉट सी ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है। ऐसे में ज्योतिका को देखकर वीरेन उससे कहता है, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हम दोनों एक हो जाएंगे। अच्छा जी, क्यों? दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी क्या? हाँ, नहीं हो रही थी, तभी तो तुम्हें कोर्ट मैरिज करके ले आया। हाँ, मैं तो बड़े आराम से थी, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा जी, बताऊं तुम्हें अभी? क्या बताओगे? लव यू सो मच यार, अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर कभी नहीं होने दूंगा। अच्छा जी, देख लेना, 4-5 महीने के लिए ना अपने मायके चली जाऊंगी अब मैं। इतना लंबा क्यों? माँ से ही तो मिलना है, सुबह जाना शाम को लौट कर आ जाना, इससे ज्यादा कुछ नहीं चलेगा। मैं पक्का कह देती हूँ, जाऊंगी ना तो आऊंगी नहीं जल्दी से वापस। अच्छा, इतनी जल्दी है क्या तुम्हें मुझसे दूर जाने की? मेरा बाबू गुस्सा हो गया। अरे मैं कहीं नहीं जा रही। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। ज्योतिका अपने मायके जाती है, जहां उसकी माँ शिल्पा को सीढ़ियों से गिरने की वजह से पैर में फ्रैक्चर आ जाता है और डॉक्टर उन्हें कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोल देते हैं, जिसके कारण ज्योतिका को अपनी माँ की देखभाल करने के लिए वहीं पर रुकना पड़ता है। देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और शिल्पा के पैर में आराम नहीं आता। तो वहीं वीरेन का अपनी और अपनी बीवी की इन दूरियों से बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही एक दिन वो ज्योतिका को फोन करता है और उससे कहता है, मिल गई ना तुम्हारे दिल को ठंडा कब? यही तो चाहती थी तुम। पागल वागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो यार? तुम ही बताओ क्या करूं? माँ को ऐसे छोड़कर कैसे आ सकती हूँ? अरे जाओ ना यार तुम, मैंने पता नहीं क्या क्या सोचा था शादी को लेकर, शादी करूंगा, हनीमून मनाऊंगा, लेकिन तुमने तो सारे किए पर पानी फेर दिया। अब गुस्सा थूक भी दो यार, जो हो गया सो हो गया, उसे मैं कैसे बदल सकती हूँ? दिमाग तो खराब करो मत मेरा तुम अब, नहीं तो फोन में से घुस के ना थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। अब इसमें मेरी क्या गलती है? हर बात का बिल तुम मेरे नाम पर क्यों फाड़ रहे हो? अरे जो कुछ भी हुआ है मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी किया है। मुझे क्या पता था कि मैं यहाँ आऊंगी और ये सब हो जाएगा। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही लड़ते रहते हैं। इसी तरह ज्योतिका अपने मायके में वीरेन को याद करती रहती है और फिर एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो ये गुड न्यूज अपने घर में सभी को देती है और वीरेन को भी फोन करके उसे बताते हुए बोलती है, हेलो वीरेन, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, तुम पापा बनने वाले हो। क्या? सच में? थैंक यू सो मच यार। बस अफसोस इस बात का कि तुम मेरे पास क्यों नहीं हो। अरे कोई बात नहीं, बेबी यहाँ हो या वहाँ है तो हमारा ही ना। ज्योतिका तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम अपना और बच्चे का प्रॉपरली ध्यान रखोगी, मैं इसमें कोई लापरवाही नहीं चाहता। हाँ बाबा, मैं कोई लापरवाही नहीं करूँगी, टाइम पे खाऊंगी, टाइम पे सोऊंगी, टाइम पे आराम करूँगी और अपना बहुत ध्यान रखूंगी। वैसे एक बात बताओ, हमारा बेबी बॉय होएगा या बेबी गर्ल? भगवान जो भी दे, मुझे तो सारे बच्चे अच्छे लगते हैं। हाँ, बच्चे तो सब अच्छे ही होते हैं। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और ज्योतिका टाइम टू टाइम अपना प्रेगनेंसी चेकअप करवाने लगती है। और फिर एक दिन ज्योतिका की सास अंजना
उसे फोन करके बोलती है, बहू मैं वीरेन को भेजूंगी कल तुझे लाने के लिए। हमारा रिवाज है, बहू का पहला बच्चा ससुराल में ही होता है। पर माँ जी, इस हालत में ऐसे आना जाना ठीक है क्या? दोनों सास बहू इस बात को लेकर बहस करने लगती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं और एक दिन वीरेन ज्योतिका को लेने के लिए उसके मायके आ जाता है। ज्योतिका किसी तरह मान जाती है अपने ससुराल जाने के लिए और वापस लौटते वक्त वो दोनों बाइक से जाते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी की वजह से ज्योतिका बाइक पर ठीक से बैठ नहीं पाती, जिसके कारण बैलेंस बिगड़ता है और वो बाइक से नीचे गिर जाती है, साथ ही बेहोश भी हो जाती है। वीरेन किसी तरह उसे हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर के बाद वहाँ अंजना आती है और रोते हुए कहती है, हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए। काश कि मैंने अपनी बहू की बात मान ली होती। अगर उसकी बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। माँ, जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। भगवान के आगे भला किसी की चलती है क्या? आप प्लीज रोना बंद कर दो। थोड़ी ही देर में वहाँ पर डॉक्टर आते हैं और वीरेन से बोलते हैं, वीरेन जी, हमें आपकी वाइफ का ऑपरेशन करना पड़ेगा और कुछ पैसे जमा करवा दीजिए काउंटर पर। हाँ, चलिए डॉक्टर। वीरेन डॉक्टर के कहे अनुसार सब कुछ कर देता है। थोड़े ही समय में डॉक्टर ज्योतिका का ऑपरेशन करने लगते हैं, जिसके बाद ज्योतिका एक बहुत ही प्यारे से बेटे को जन्म देती है। तो वहीं वीरेन और जीविका जब उस नन्ही सी जान को अपनी गोद में लेते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इस सब के बाद वो तीनों मिलकर बहुत सारी सावधानियां बरतते हैं और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बहू की छुट्टी की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।